Hello friends, Dr. Kajal here welcoming you to the journey from Mohan to Mahatma, the narration of Mahatma Gandhi's autobiography, the story of my experiments with truth. पार्ट 5 की शुरुआत में गांधी जी लिखते हैं कि बॉम्बे आने के बाद मेरे स्वागत में कई समारोह रखे गए थे। वहाँ कुछ दिन बिताकर मैं पुणे चले गया गोखले को मिलने के लिए। गोखले की इच्छा थी कि मैं पार्टी ज्वाइन कर लूँ। मेरी भी वही इच्छा थी, पर मैंने उनके सामने मेरे उद्देश्य रखे। मैंने उनसे कहा कि सबसे पहले मुझे ज़रूरत है एक आश्रम की जहां मैं अपनी फोनिक्स फैमिली को सेट कर सकता हूँ। गोखले को यह आइडिया अच्छा लगा और उन्होंने आश्रम के लिए तुरंत फंड्स भी स्पॉन्सर कर दिए। इससे मैं बहुत खुश भी हुआ और निश्चिंत भी हो गया। आगे शांति निकेतन में मैंने फोनिक्स फैमिली को सेट किया और मैंने डिसाइड किया था कि मैं आगे 3rd क्लास से पूरे भारत में घूमूंगा। उसी समय मुझे खबर आई गोखले की मृत्यु की। इस खबर से मानो मुझे ऐसे लगा कि मेरे जीवन का पायलट मैंने खो दिया है। गोखले ने मुझसे वचन लिया था कि पहले मैं अनुभव लूंगा भारत का, पूरे भारत में घूमूंगा और उसके बाद ही किसी पब्लिक क्वेश्चन पर अपनी राय दूंगा। जब भी वे मेरे आर्टिकल्स पढ़ते थे हिंद स्वराज में या इंडियन होम रूल में, तब वे मुझ पर हंसते थे और मुझे कहते थे कि तुम्हें अभी यहाँ की सिचुएशन पता नहीं है, एक बार तुम 1 साल का यहाँ का अनुभव ले लो, उसके बाद तुम्हारे व्यूज खुद को ही करेक्ट करेंगे। आगे मैंने हरिद्वार में कुंभ मेला देखा। रंगून और कैलकाटा में मेरे होस्ट्स ने मेरी इतनी अवभगत की कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि हम 2-3 जन के लिए पूरा परिवार 24 घंटे जैसे तैयार रहता था। उस पर से मैंने यह भी निर्णय लिया कि मैं मेरे डाइट में दिन भर में केवल 5 ही चीजें लूंगा और वह भी फ्रूट डाइट ही होगा। इवन यदि मैं कभी बीमार होता हूँ तो दवाई भी इन 5 आइटम्स में से एक होगी। इस निश्चय का फायदा यह हुआ कि मैं कई सारी बीमारियों से भी बचा और शायद मेरी आयु भी उससे दीर्घ हो गई थी। आगे लक्ष्मण झूला को विजिट देने के बाद में अहमदाबाद में मैंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की और वहां पर लगभग 25 एक लेडीज और जेंट्स हम एक साथ एक परिवार की तरह रहते थे। आश्रम की शुरुआत के कुछ महीनों बाद ही एक ऐसी हमारी परीक्षा हुई जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। ठक्कर भाई अमृतलाल, इनका मुझे एक पत्र आया और उन्होंने लिखा कि एक अछूत परिवार आपके साथ आश्रम में रहना चाहता है, क्या आप इसे तैयार हो? मैंने मेरे साथियों को यह पत्र बताया, तब उन्हें कोई ऐतराज नहीं था। मैंने ठक्कर भाई को पत्र लिखा और कहा कि वह परिवार हमारे साथ रह सकता है, लेकिन कंडीशन यह है कि उन्हें आश्रम के नियमों के हिसाब से यहाँ रहना होगा। इस तरीके से वह परिवार दूधाबाई, दानीबेन और उनकी छोटी बेटी लक्ष्मी हमारे साथ रहने आए। लेकिन इस बात से हमारे मित्रों में जो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे उनमें चर्चा शुरू हो गई। हमारे वहाँ एक कुआं था जिसका कंट्रोल बंगले के मालिक के पास था और वहां से पानी निकाल के देने वाले आदमी को यह कतई पसंद नहीं आ रहा था कि एक अछूत परिवार आश्रम में रह रहा है। वह हमें गालियां भी देता, धमकी भी देता, क्योंकि वह सोचता था कि पानी निकाल के देने से हमारी बाल्टी में पानी डालते समय जो छींटे उड़ते हैं उससे वह अशुद्ध हो जाता है। लेकिन मैंने मेरे लोगों को यही कहा था कि आप उसे पलटकर जवाब नहीं देंगे, लेकिन साथ ही वहां से ही पानी हम लेंगे, पानी लेना हम बंद नहीं करेंगे। एक समय के बाद उस आदमी को खुद ही शर्म आई कि हम उसे कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं और उसने हमें सताना बंद कर दिया। लेकिन धीरे धीरे आश्रम के फंड्स खत्म हो रहे थे और मुझे उसकी चिंता हो रही थी। मैंने डिसाइड किया था कि चाहे जो भी हो मैं अहमदाबाद नहीं छोड़ूंगा। अगर आश्रम का मेंटेनेंस नहीं हो पाता है तो हम अनटचेबल्स के क्वार्टर्स में जाकर रहेंगे। एक दिन सवेरे मगनलाल गांधी ने मुझसे कहा कि हमारे फंड्स खत्म हो चुके हैं और अब अगला महीना भी मैनेज नहीं हो सकता है। मैं सोच रहा था, लेकिन मुझे विश्वास था कि कई बार ऐसी मुश्किल की घड़ियों में आखिरी समय में भगवान ने हमें मदद भेजी थी
और हुआ यूं कि उसी दिन कुछ देर बाद एक बच्चा मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि एक शेठ बाहर कार में मेरा इंतजार कर रहे हैं, वे मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं बाहर गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपके आश्रम को मदद देना चाहता हूँ, क्या आप उसे स्वीकार करोगे? मैंने उन्हें कहा बिल्कुल मैं स्वीकार करूंगा, और वैसे भी हमारे रिसोर्सेस खत्म होने में है। तब उन्होंने कहा कि मैं कल इसी समय आऊंगा। अगले दिन ठहरे हुए समय पर वे सज्जन वहां आए। उन्होंने मेरे हाथ में 13,000 रुपए रखे और चले गए। यह एक बहुत ही अनोखा अनुभव मेरे लिए था। मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई इस तरीके से आके मेरी मदद कर देगा। जहां तक मुझे याद आता है, वे सज्जन कभी आश्रम भी नहीं आए थे और शायद एक ही बार मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। ना पहचान, ना इंक्वायरी, ना कोई विजिट, लेकिन आए और मदद करके चले गए। यह बिल्कुल एक यूनिक एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और इस वजह से हमारी अगले साल भर की फिक्र खत्म हो गई थी। यह बाहरी तूफान तो मैं झेल सकता था, लेकिन भीतर भी, आश्रम के भीतर भी एक तूफान चल रहा था। मेरी पत्नी और बाकी औरतें दानी बाई के साथ में इनडिफरेंट रहती थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें वह पसंद नहीं थी, लेकिन उनका यह अप्रोच मैं महसूस कर रहा था। पैसे की परेशानी ने कभी मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन इस बर्ताव से मैं डिस्टर्ब हो रहा था। मैंने दूधाबाई को इतना ही समझाया कि ऐसे कुछ अपमान अगर आपके होते हैं तो आप उसे शांति से सहन कीजिए, और मुझे दूधाबाई की सहनशीलता बहुत अच्छी लगी। इस तरीके से आश्रम में हमारे दिन अच्छे से चल रहे थे। आगे का अगर स्टोरी मैं बताने जाऊं तो उसमें कई अन्य कैरेक्टर्स भी आते हैं, और इस वजह से मुझे लगता है कि भले ही यह सत्य के प्रयोग है, लेकिन इनमें के कुछ प्रयोग मुझे टालने होंगे या स्किप करने होंगे, क्योंकि वे लोग अभी भी जीवित है और उन्हें पूछे बिना उनके नाम इस स्टोरी में जोड़ना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और अगर उनको पूछ के मैं स्टोरी रिवाइज करता हूँ तो उसमें बहुत समय लगेगा, और आत्मचरित्र लिखने की मर्यादा के बाहर की यह प्रोसेस होगी। इसलिए अगले कुछ चैप्टर्स में कुछ प्रयोग स्किप करते हुए मुझे यह किताब लिखनी होगी। आज के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। सी यू टुमारो। थैंक यू।